स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के क्लास सेकेंड ईयर के लिए होने वाली है, ठीक है। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस का पीडीएफ यदि आप लोग चाहेंगे तो पीडीएफ जाके आप इस globalitai.org वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के भी पीडीएफ आप यहाँ पे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने की भी सुविधा है। आप चाहे टेस्ट जितनी बार दे सकते हैं, एक ही टेस्ट को आप चाहे जितनी बार दे सकते हैं। आप थोड़ा सा आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं ना। तो अपने आप को थोड़ा चेक करिए कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोबाइल फोन डेटा ट्रांसफर के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी लिंक का उपयोग किया जाता है। मोबाइल से यदि आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए आप क्या यूज करते हो भाई। इस समय तो यदि जैसे ही हम कहेंगे कि मोबाइल से यदि आपको कोई मूवी दूसरे मोबाइल में भेजनी है या फिर कोई पिक्चर आपको दूसरे मोबाइल में भेजना है, तो आप कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे रहते हो। जैसे कि आपका शेयर मी हो गया, आपका शेयर इट हो गया। शेयर इट तो अब लगभग बंद हो चुका है, बैन हो चुका है। और भी आपके कई सारे ऐप है, जैसे एमएक्स प्लेयर से भी शेयर हो जाता है। फिर आपका एक नियर बाई शेयर डिवाइस है। कई सारे एप्लीकेशन है जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये मोबाइल का अपना सेटिंग नहीं है, या फिर ये कि अपना मोबाइल का कोई ये एप्लीकेशन नहीं है। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है डाटा शेयरिंग करने के। तो मोबाइल के अंदर कौन सी सुविधा दी रहती है डाटा ट्रांसफर के लिए? तो मोबाइल के अंदर एक आपको ऑप्शन मिलता है ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ जैसे ही आप ऑन करते हो तो यदि सामने या आसपास में कोई दूसरी मोबाइल भी है, उसमें भी यदि ब्लूटूथ की सेटिंग ऑन है तो वहां पे आपको अपना मोबाइल दिखने लगता है, अपने मोबाइल का नाम दिखने लगता है कि हाँ उस मोबाइल में भी हमारे मोबाइल का नाम दिख रहा है। तो अब दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ पेयरिंग पहले कर लेते हैं। पेयरिंग करके तब फिर डाटा ट्रांसफर आसानी से कर लेते हैं बिना किसी वायर का यूज किए हुए। एक तो ये तरीका है ब्लूटूथ से। दूसरा तरीका है कि आप डाटा केबल लगा देते हो। जैसे मान लो कि आपके अपने मोबाइल से किसी डेस्कटॉप में या किसी लैपटॉप में डाटा कुछ लेना होता है, तो आप तुरंत उसमें यूएसबी लगाते हो, यूएसबी लगा के डाटा ट्रांसफर कर लेते हो। डाटा केबल लगा के तुरंत ट्रांसफर कर लेते हो। तो वो तो भाई आप वहां पे वायर यूज कर ले रहे हो। लेकिन इसने कहा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी आपकी ब्लूटूथ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई? ब्लूटूथ हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। और ये मुझे जहां तक लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के ही तुरंत आप लोग टिक कर लोगे कि हाँ सर, ब्लूटूथ से बिना किसी वायर का यूज किए हुए हम लोग आसानी से डेटा को ट्रांसफर करते हैं ना। तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कौन सा बिजली के झटके से बचाता है? कौन सा उपकरण इसमें से बिजली के झटके से बचाता है? तो बताइए, इस क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या यहाँ पे ऑप्शन सही दिए हुए हैं? ऐसा कई लोगों को लगेगा कि सर क्या इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन सही है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट की बात किया मैं तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में आएगा सर यहाँ तो एमसीबी है नहीं, सर यहाँ तो आरसीसीबी है नहीं, सर यहाँ तो एमसीसीबी है नहीं, यहाँ पे आप कोई रिले यूज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे कैसे हम शॉर्ट सर्किट से बचेंगे, है ना? ऐसा कुछ दिमाग में आपके आ रहा है? भाई रुक जाओ, देखो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें इसी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा और कौन सा डिवाइस है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट के, मैं बता रहा हूं। देखो पहला ऑप्शन है आपका प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर का काम क्या होता है भाई? प्री एम्पलीफायर करेगा कि कोई आपका एक सिग्नल है, कोई एक सिग्नल है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मतलब कि उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करेगा, है ना। एम्पलीफायर का क्या काम होता है? बस एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। तो मान लो कि ये आपके पास कोई एक सिग्नल है, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये बढ़ा देगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया भाई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना, बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। इसका एम्पलीट्यूड पहली बार इतना ही था, केवल इतने तक था, अब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ के इतना हो गया। तो ये आपका काम होता है एम्पलीफायर का, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा है आपका सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर क्या करता है भाई? सर्ज को प्रोटेक्ट करता है। सर्ज क्या होती है? सर्ज मतलब कि अचानक से, जैसे बिजली के झटके बोले तो जो आपकी आसमानी बिजली होती है, आसमानी बिजली की वजह से जो अचानक से सर्ज आती है, अचानक से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपके लाइन में, वो चीज है सर्ज। उस सर्ज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन,
उस सर्ज के विरुद्ध में प्रोटेक्शन डिवाइस। तो ये क्या है, सर्ज प्रोटेक्टर है। उस सर्ज के अगेंस्ट में जो हमारा डिवाइस लगा होता है उसे हम लोग कहते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। तो सर्ज प्रोटेक्टर भी क्या कर रहा है, बढ़ी हुई करंट को, जो करंट की वैल्यू बढ़ रही है आकाशीय बिजली की वजह से, उस करंट को ग्राउंड करने का काम करता है आपका सर्ज प्रोटेक्टर। क्या काम करता है भाई, ग्राउंड करने का। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे एक बात और बता दो कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है आपके परपथ में। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, जीरो। तो यहाँ पे भी जब आपका शॉर्ट सर्किट ऑकर हो रहा है सर्किट में, उस समय करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसी करंट को बस क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। तो ये काम कौन कर देगा, आपका सर्ज प्रोटेक्टर कर देगा। तो सर्ज प्रोटेक्टर यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्ज प्रोटेक्टर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सोलर रेजिस्टेंस, ये तो भाई सोलर प्लेट के लिए बात कर रहा है। और चार्ज कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर आप देखे थे सोलर प्लेट में कि चार्ज कंट्रोलर हम लोग बैटरी से पहले एक लगाते थे, बैटरी को चार्ज करने के लिए, है ना, एमपीपीटी के बाद और बैटरी से पहले हम लोग लगा रहे थे। तो ये सब तो डिवाइस है नहीं, आपका ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है। अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है, तो वो है आपका एलईडी, वो है आपका एलईडी बल्ब। एलईडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के या फिर उसके कंडीशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके कलर को चेंज किया जा सकता है। भाई जितने भी फिलामेंट टाइप के लैंप है, फिलामेंट टाइप के लैंप में आपने ये देखा है, मैं आपको शायद आपको मैं नहीं बताया हूँ, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फिलामेंट टाइप के जितने भी लैंप है, उस लैंप में आप ये जानते हो कि लैंप पहले हीट होता है। उसमें जब आप करंट फ्लो कराते हो तो पहले उसका फिलामेंट हीट होता है, हीट होकर एकदम लाल तप्त हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है। रेड होने के बाद उसमें क्या उत्पन्न होता है, जब कोई भी वस्तु लाल तप्त हो जाती है तब उसमें एक प्रकाश अलग से उत्पन्न होता है, वो पीला टाइप का प्रकाश होता है। मतलब वहां पे स्पेक्ट्रम वाली लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। जब फिलामेंट काफी अच्छे तरीके से हीट हो जाता है तब वहां पे स्पेक्ट्रम वाली लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यह जो जितने भी आपके फिलामेंट टाइप के लैंप है वो ऐसे ही लाइट देते हैं। अब बस जैसे कुछ लोग आप कहेंगे यहाँ पे कि सर ये बताइए कि जो घरों के छज्जों में या फिर ये छतों में हम लोग लगा देते हैं अलग अलग कलर की लाइट, तो वो कौन सी लाइट है, वो भी तो फिलामेंट वाला ही बल्ब है। तो भाई उसके जो ऊपर लेयर है ना, उसके बल्ब के ऊपर की कोटिंग की जाती है अलग अलग कलर की। आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग कलर की कोटिंग की जाती है, तो इसलिए आपको प्रकाश उस तरह का दिखता है। बाकी अंदर जो है आपको एक ही प्रकाश दिखेगा। जैसे कि आप लोग ये 10 रुपए वाला बल्ब लेके आते हो एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास वाली, जो लाइट आपको ये दिखेगी 10 रुपए वाली बल्ब में, वही लाइट आपको उस बल्ब में दिखेगी जब उसका बाहर वाला शीशा आप तोड़ के देखोगे। तो बस उसमें कोटिंग की जाती है, इस वजह से उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, बाकी आपका जो सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप का सब लोग जानते हैं कि सोडियम वेपर लैंप का लाइट कैसा होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलईडी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बात एलईडी की आई है तो एलईडी का फुल फॉर्म यहीं पे जान लो कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे यहीं पे और पूछ लूं कि भाई ये बताइए जो एलईडी है, एलईडी किस बायस में काम करती है, फॉरवर्ड बायस में काम करती है, रिवर्स बायस में काम करती है। तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पे कि एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करती है, फॉरवर्ड बायस में काम करती है। अच्छा, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, या ये पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करती है। तो एक ऑप्शन या फिर ये स्टेटमेंट सीधे सीधे याद रख लिया, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है, लाइट एनर्जी में
चेंज करती है। ठीक है, ये हो गया। और एलईडी के बारे में थोड़ा सा क्या लिखना चाहेंगे? और एलईडी का फुल फॉर्म तो मैं मान लीजिए लिख दिया हूं, एलईडी का फुल फॉर्म सबको पता होगा। और एक बात याद रखिए यहाँ पे कि जो आपका एलईडी है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, लिखिए कि एलईडी इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, एलईडी ल्यूमिनेंस इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां से जो मैं पॉइंट लिखा हूं ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। एक वर्ड है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, इस वर्ड को याद रखिएगा। फिर दूसरा वर्ड है कि आपका किस बैच में काम करता है, फॉरवर्ड बैच में। अच्छा, फॉरवर्ड बैच रिवर्स बैच क्या होता है ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना। देखो भाई, फॉरवर्ड बैच रिवर्स बैच बस इतना समझो कि एलईडी जो है ये दो टाइप के अलग अलग सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करते हैं तो इस सिचुएशन को या फिर इस सर्किट को फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। ठीक है, और जस्ट इसी का विपरीत जब एन टाइप सेमीकंडक्टर का टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव सिरे से कर दिया जाता है तो उसे हम लोग रिवर्स बायस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एलईडी किस में कनेक्टेड रहता है, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में मतलब कि इसका जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा और जो इसका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अच्छा, एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है, तो ये भी एक पॉइंट है आपका कि एलईडी किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। थोड़ा सा एलईडी के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलईडी की पावर डेंसिटी कितनी होती है। तो एलईडी की पावर डेंसिटी यहाँ पे याद रखिए, एलईडी की पावर डेंसिटी 300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती। ठीक है, एलईडी की पावर डेंसिटी 300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्रेलिक डिफ्यूजर प्लेट के प्रकाश संचरण की दर क्या होती है, रेट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन कितना होता है आपके एक्रेलिक डिफ्यूजर का। तो भाई देखो यहाँ पे तो डाटा सीधे सीधे आपको याद रखना पड़ेगा कि 0.92% होती है। ठीक है, 0.92% या 92% होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जो देखिए ये एक्रेलिक डिफ्यूजर क्या है, तो इस बात को पहले समझ लो कि एक्रेलिक डिफ्यूजर क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आपका एलईडी है, ये आपका एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब आप लोग देखे होंगे कि एलईडी बल्ब जैसे कहीं पे लगाए जाते हैं तो उसके नीचे एक प्लेट लगी होती है, उसके नीचे एक प्लेट लगी होती है, उस प्लेट के ऊपर एलईडी बल्ब रखा जाता है या उस प्लेट के ऊपर कई सारे एलईडी बल्ब एक साथ रखे जाते हैं ना। तो जिस प्लेट पे रखी जाती है उसी प्लेट को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजर। उसी प्लेट को क्या कहते हैं, डिफ्यूजर। वो प्लेट ऐसी होनी चाहिए कि उससे होकर लाइट अधिक से अधिक क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकले, उससे लाइट अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकले। यदि आप वो जो प्लेट नीचे वाली प्लेट ले रहे हो, वो नीचे वाली प्लेट यदि ऐसे ले रहे हो कि वहीं पे ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी ऑब्जर्व हो जा रही है, तो भाई आपका लाइट कम हो जाएगा, लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पीछे इसके ऐसा कवर लेते हैं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके बाहर की तरफ। तो जो आपका एक्रेलिक होता है, यदि एक्रेलिक प्लेट जो है यदि कलरलेस, एकदम बिल्कुल कलरलेस है, तो उस समय इसका डिफ्यूजन रेट या इसका रेट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन रेट 92 होगा, 92%। ठीक है, एकदम कलरलेस है तब। और यदि इसमें PC 2.0 मटेरियल हम यूज कर ले रहे हैं, यदि यहाँ पे हम PC 2.0 मटेरियल यूज कर रहे हैं, PC का फुल फॉर्म लिख लो, पॉलीक्रैबिक, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PC। ठीक है, PC 2.0 का यदि हम लोग यूज कर ले रहे हैं तो उस समय इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, उस समय इसकी एफिशिएंसी हो जाती है 88%।
ठीक है, उस समय इसकी एफिशिएंसी 88% हो जाती है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि पीसी 2.0 मटेरियल का आपका रेट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन कितना होता है, तो वो होता है 88%। यदि यहाँ पे परसेंट नहीं दिया रहेगा तो ये डाटा कैसे लिख देगा, ये डाटा 0.88 में लिख देगा। जैसे यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो इसने 0.92 लिख दिया है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एलईडी ड्राइवर सर्किट में किस आईसी को चिन्हित किया गया है। यहाँ जो चिन्हित किया गया है एक्स, यहाँ पे चिन्हित किया गया है आपका एक्स, ये एक्स कौन सी आईसी है। तो देखो भाई, आपकी जो आईसी होती है यहाँ पे एलईडी में हम लोग आईसी 755 यूज करते हैं। कौन से, एलईडी 755 या फिर एलईडी 555। ठीक है, 755 तो बहुत कम, 755 तो आपका एम्पलीफायर के लिए यूज होने लगता है, 555 हम लोग यूज करते हैं एलईडी लाइट के लिए। ठीक है, तो एलईडी लाइट के लिए 555 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आईसी 741 दिया हुआ है, आईसी 741 हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। अब जो आपका ये है आईसी 317, आईसी 317 के बारे में मैं आपको बताया था कि आईसी 317 हम लोग लेड एसिड बैटरी के जो बैटरी का जो चार्जर है, उस चार्जर में हम लोग यूज कर रहे थे। जब आपने यूपीएस पढ़ा था, जब मैं यूपीएस वाला चैप्टर से क्वेश्चन करा रहा था, वहां पे मैं बताया था कि यूपीएस आपका दो तरह का होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो उसमें जो बैटरी चार्जर हम लोग यूज कर रहे थे, उस बैटरी चार्जर में कौन सी आईसी यूज कर रहे थे, LM317 है ना। तो यहाँ पे एलईडी के लिए कौन सा यूज होगा, एलईडी के लिए आईसी 555 आईसी यूज हम लोग करते हैं। बस इस डाटा को आप लोग याद रखिएगा कि एलईडी के लिए 555 आईसी यूज होता है। चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक एलईडी प्रकाश के निष्पादन को बढ़ाता है। इसमें से कौन सा कारक ऐसा है जो एलईडी के प्रकाश के निष्पादन को बढ़ाने का कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास सामने है, एक है फेरो रेजोनेंट, फिर कस्टमाइजेशन, यूटिलिटी फैक्टर, फिर थर्मल मैनेजमेंट। तो भाई देखिए, जहां पे एलईडी का पीएन जंक्शन होता है, उस पीएन जंक्शन पे हम लोग को बस थर्मल मैनेजमेंट करना होता है कि वहां पे जैसे मान लो कि लाइट जहां बन रही है, जहां पे हीट प्रोड्यूस हो, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो, उसी हीट को हमें मैनेज करना होता है। यदि आप उस हीट को मैनेज कर ले रहे हो तो आपका जो लाइट का इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फेरो रेजोनेंस। तो फेरो रेजोनेंस का क्या मतलब है भाई, तो देखिए फेरो रेजोनेंस का मतलब ये है कि नॉन लीनियर टाइप का आपका इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तो वहां पे फेरो रेजोनेंस की फिनोमिना ऑकर होती है। तो यहाँ पे भाई एलईडी में किसी इंडक्टर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं क्या हम लोग, बिल्कुल नहीं ना। फिर आपका कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन किसी चीज को कस्टमाइज करना है, तो ये सब ऑप्शन आपके नहीं सही होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि एलईडी का जो हमारा पीवी जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के थर्मल को, मतलब पीएन जंक्शन के हीट को कंट्रोल करके हम लोग एलईडी लाइट का लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सीओबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो सीओबी का फुल फॉर्म चिप ऑन बोर्ड होता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सबको पता होगा। एब्रिविएशन तो भाई आप लोग याद रखिएगा, एब्रिविएशन मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि एब्रिविएशन और फिगर्स ये दो ऐसे चीज हैं कि इनका वेटेज 30 to 35% रहता है आपके एग्जाम में, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी सर्किट में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम बताना है। ये जो यहाँ पे चिन्हित किया गया है, ये जो यहाँ पे एक्स चिन्हित किया गया है, इस एक्स का नाम बताना है। तो ऐसे आपको ये प्लेट देख के ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि ये क्या है भाई, ये है आपका कैपेसिटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिली फैरेड। 5 मिली फैरेड, तो फैरेड भी आप लोगों को पता है कि फैरेड किसकी इकाई है भाई, फैरेड किसकी इकाई है, फैरेड कैपेसिटर की तो इकाई है, धारिता की इकाई है ना, धारिता की है ना, धारिता की इकाई है फैरेड। तो यहाँ पे ये तो क्लियर होगा कि हाँ सर ये कैपेसिटर लगा होगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचा हुआ है कि ये नॉन प्लेनर कैपेसिटर है या फिर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है।
तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर अक्सर हम लोग आपके जो मशीन हैं, मशीन में हम लोग जब वहां पे लगाते हैं प्राइमरी जो हमारी जो वाइंडिंग होती है वहां के वाइंडिंग में फेज डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। या फिर जो हमारे फैंस होते हैं वहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे नॉन प्लेनर टाइप के कैपेसिटर यूज होते हैं एलईडी में। बस आपको इतना याद रखना है कि एलईडी में नॉन प्लेनर टाइप के कैपेसिटर यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएमडी। एसएमडी का फुल फॉर्म क्या होगा? एसएमडी का फुल फॉर्म लिख लीजिए। एसएमडी स्टैक का फुल फॉर्म लिख लो, ए सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस माउंट डिवाइस ऐसा एलईडी जो सरफेस पे माउंट किया गया। माउंट मतलब क्या होता है? माउंट मतलब होता है पूरा घेरा गया हो या फिर ये कि चिपकाया गया हो पूरा सरफेस पे, तो वो होता है आपका एसएमडी स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हुआ भाई? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी के लिए करंट रेटिंग की सीमा कितनी होती है? तो एलईडी के लिए करंट रेटिंग की सीमा होती है 2 मिली एम्पियर से लेकर 20 मिली एम्पियर तक। ऑप्शन मैच करा लो। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।